अब क्या समझा के होगा अमृता, अब तो सब खत्म ही है कहानी। नगरीकरण, जिनको कमेंट करना है उसको आप रोक थोड़ी सकते हो, करने दो। नगरीकरण का आशय बनाते एक स्ट्रक्चर, इन सब टॉपिक को ना इसी तरह से एक माइंड मैप बना लो, सिनॉप्सिस बना लो, ताकि रिवाइज करने में भी आपको एग्जांपल आपको देने में दिक्कत नहीं हो, है ना, रिवाइज करने में। हाँ कर सकते हैं चांदनी। चलिए, नगरीकरण का अर्थ क्या है, आशय क्या है। और एक बात ध्यान रखना, नगरीकरण को आप समाज वाले खंड में पढ़ रहे हैं, नगरीकरण आप कई जगह पढ़ते हैं, जैसे वैश्वीकरण में भी ये बातें आपको बताई थी, अर्बनाइजेशन आप आईआर में भी चर्चा करते हैं, साइंस एंड टेक में भी, आप इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा अगर देखें तो इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हर जगह। उसी प्रकार नगरीकरण आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, है ना, उसी प्रकार नगरीकरण आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जब यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है कॉन्टेक्स्ट का, किस संदर्भ में, नगरीकरण के कौन से, तो नगरीकरण कैसी प्रक्रिया, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह क्या, यह सामाजिक परिवर्तन व विकास की प्रक्रिया है या नहीं है, या आर्थिक विकास व परिवर्तन की प्रक्रिया। इसी तरह सभी टॉपिक का आप चाहें तो फुटनोट्स बना सकते हैं, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। नगरीकरण की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पूरा इतिहास नहीं जानना है, संक्षिप्त में नगरीकरण की संक्षिप्त, नगरीकरण का कारण, बहुत सारे कारण आप भी जानते हैं, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, आकर्षक कारक इसको हिंदी में कहते हैं, कुछ विकर्षक, जो लोग जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। किसी कारण बस किसी दिन लेट हो जाओ तो वो अलग बात है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज आना है और आने के बाद सबसे पूछना है क्या हो रहा है, कितना लिखवा दिए, नहीं, कभी कभार लेट हो जाए चलता है ना। देखो यही सब अनुशासन है, 50 प्राथमिकताएं जीवन में हो, लाख काम हो, यूपीएससी की तैयारी में बहुत निष्ठा, समर्पण, अनुशासन चाहिए बच्चों को, है ना। आप देखते नहीं कि हमारा जीवन नहीं, हमारा परिवार नहीं है, लेकिन 8.5 का मतलब 8.5 शार्प होता है। इन सब बातों का ध्यान रखिए, आपको पे करेगा आगे चलकर। हो गया, डन। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, नगरीकरण का सामान्य आशय क्या है ना, नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा जो भी आपको जानना है संक्षेप में, आप सब बहुत कुछ जानते भी इसके बारे में। नगरीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो इसको सामाजिक परिवर्तन व विकास की प्रक्रिया माना जाए, सिर्फ आर्थिक। नगरीकरण की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नगरीकरण के कारण क्या है, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, आकर्षक कारक, जो नगरों की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसके कारण लोग नगरों की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, है ना। चलिए, फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की विशेषताएं। नगरों के प्रकार, नगरीकरण का प्रभाव या नगरीकरण के प्रकार, इसमें अति नगरीकरण, उपनगरीकरण और विनगरीकरण। ओवर अर्बनाइजेशन, सब अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन। ओवरऑल नगरों का प्रभाव या नगरीकरण का प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक, अधिक विकर्षक, जो खींचने के विरुद्ध, जो ढकेलने वाले, पुल और पुश। तो नगरीकरण का प्रभाव दोनों हो सकता है, सामाजिक, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक से ही समस्याएं आ जाएगी, और कैसा प्रभाव दिखाना है, सामाजिक और सांस्कृतिक। दुख नहीं करना है और सुधार करना है, जीवन में ये सब लगा रहता है। असफलता आपको आगे के लिए प्रेरित करती है, अपनी कमियों को दोबारा मंथन करिए, सुधारिए और आगे बढ़िए अनिशा, है ना। छोटी सी छोटी असफलता से दुखी हो जाओगे तो कैसे होगा, असली परीक्षा तो जब आईएएस बन के जिले में जाओगे तब होनी बाकी है। इसीलिए हो सकता है हमारे प्रयास में कुछ कमी रही होगी, ये भी स्वीकारना चाहिए, हमारी मेहनत हमने किया परंतु सही दिशा में नहीं किया, है ना, ये भी तो कई फैक्टर होते हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, है ना। किताबें कई लोग घंटों से अपनी पढ़ाई को, है ना, मापते हैं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई क्वालिटी से होती है, कितना आउटपुट आपका हुआ, है ना। ओवर अर्बनाइजेशन, सब अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन। ओवर अति नगरीकरण, उपनगरीकरण, सब अर्बनाइजेशन, विनगरीकरण, डी अर्बनाइजेशन।
सभी देखो, टीचर आपको तरीका बताएगा जो सुटेबल आपको हो, राधे विकास गुप्ता, जो आपको सूट करे। आप कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा दुकानदार आपको कहता है ये लिनन का फैब्रिक है, ये कॉटन है, ये पॉलिस्टर है, ये टेरिकॉट है, तो आपको जो कपड़ा दुकानदार बताता है वही खरीदते हैं कि जो आपको सूट लग करता है, आपको जो अच्छा लगता है। तो यूपीएससी की तैयारी करते करते इतनी इंसाइट तो सभी बच्चों को आ जाती है कि वो सही गलत क्या अच्छा है उसकी समझ तो उनमें आ ही जाती है ना। तो ध्यान ये भी रखना है कि सभी टीचर अलग अलग एक ही जगह पहुंचने के 50 रास्ते होते हैं बेटा, है ना। कई रेलवे स्टेशन है, वहां तक जाने का एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता, एक रास्ता दायां बायां, किसी को सहूलियत जिधर से होती है वो रास्ता आपको बता देता है। तो ये नहीं सोचना है, इतना तो आपको जज कर सकता है ना कि हर टीचर अलग, वही तो बता रहा हूं, है ना। टीचर जो बता रहा है आपको, टीचर अपने अनुभवों से बताता है, और इतना भी हर टीचर के बताने में ड्रास्टिक अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। हो सकता है कि जो बता रहा है उसको आप इवेल्युएट नहीं कर पा रहे। चलिए, नोट हो गया। तो नगरीकरण जनित समस्याएं यहीं पर आ जाएगा, नगरीकरण के प्रभाव में, है ना। सभी प्रकार के प्रभाव है, लेकिन हम सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर थोड़ा समाज शास्त्र में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा ध्यान देना है ना। चलिए, तो नगरीकरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव समस्याएं क्या है ना। नगरीकरण के नगरों के विकास से संबंधित प्रयास, संक्षिप्त में इसकी चर्चा करेंगे। उपलब्धियां क्या हमारी रही हैं ओवरऑल, कमियां क्या रही हैं, और आगे हमें क्या करना चाहिए। खास करके आप ज्यादातर देखेंगे जो अर्बनाइजेशन के कारण जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रहे हैं, सवाल ज्यादा वहां से, टॉपिक का नाम ही क्या है, नगरीकरण, नगरीकरण जनित समस्याएं और इसके समाधान, है ना। यानी अर्बनाइजेशन, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या क्या हो रहा है, तीनों एस्पेक्ट में प्रश्न पूछता है ना। चलिए, सामान्य तौर पर कुछ चीजें बहुत बेसिक है जो आप सबको पता है। नगरीकरण, जहां भी करण लगा जाता है इसका मतलब क्या है, वह एक प्रक्रिया है ना। सामान्य तौर पर नगरीकरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शकेंद्र नगरों की तरफ अधिक देखा जाता है, या ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या नगरों की तरफ प्रवेशित होती है। ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नगरीकरण। आमतौर पर नगरों को हम कैसे देखते हैं, विकास के केंद्र के रूप में। नगरों को हम विकास के इंजन के रूप में कहते हैं कि नगर की स्थापना हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, शिक्षा का बेहतर वातावरण होगा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुख सुविधाओं की उपस्थिति होगी। ऐसी स्थिति में लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं, खींचे चले आते हैं। तो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र या अन्य किसी छोटे नगर से जनसंख्या का एक बड़ा भाग आकर निवास करता है। और आमतौर पर नगरों के नगरीकरण के सकारात्मक संदर्भ अधिक देखे हैं। क्यों? क्योंकि नगरों में हर प्रकार की व्यवस्थाएं, जिसके कारण जो है हर क्षेत्र में विकास होता है। अगर आप देखिए तो भारत में नगरों की आबादी 2011 का हमारे पास डेटा है, और उसके हिसाब से भारत में नगरीय आबादी की प्रतिशतता 31.2% थी। ये डेटा अभी कई रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि वर्तमान में, यानी 2024 के अंत तक, ऐसा अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, में भारत में नगरीय आबादी की प्रतिशतता लगभग 35% के आसपास है। नगरीय आबादी की प्रतिशतता 35% के आसपास है। भारत सरकार का प्रोजेक्शन या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का देखें तो ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत में यह नगरीय आबादी की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 40% के आसपास हो जाएगी। नगरीय आबादी की प्रतिशतता 40% के आसपास हो जाएगी। सोचिए कि 2011 में नगरीय आबादी की प्रतिशतता अगर आप देखिए वह 31.2% थी, है ना। तो और नगरीय आबादी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 60% से भी अधिक रहा। देश के कुल भूभाग के मात्र 3% के आसपास में नगरीय क्षेत्र फैले हैं, और इसमें 31% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की बात कर रहे हैं, और उसमें कुल जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 60 से 65% के बीच में है। और अगर आप नीति आयोग की हाल की रिपोर्ट पढ़ें तो निकट भविष्य में, यानी नगरीय आबादी की प्रतिशतता जो है 2030 तक 40% होगी, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 70% के आसपास हो जाएगा। तो नगरों को हम विकास के इंजन, केंद्र के रूप में देखते हैं। और अगर नगरीकरण की प्रक्रिया आती है तो वह सिर्फ आर्थिक विकास की प्रक्रिया नहीं है, उसके कारण समाज में भी परिवर्तन होता है। जैसे आमतौर पर एक धारणा क्या है कि नगरीकरण जो है वह एक आर्थिक परिवर्तन व विकास की प्रक्रिया है ना। जबकि सच्चाई क्या है कि नगरीकरण सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी है। यानी यह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। जो व्यक्ति कल तक गांव में रहता था, जाति धर्म प्रजाति जेंडर आदि धारणाओं से युक्त था, लेकिन जैसे जैसे वो नगरों की तरफ प्रवास करता है और नगरों में अच्छा समय बिताता है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी रहन सहन, सारी शैली उसकी क्या है, परिवर्तित होने लगती है। कल तक जो परंपरागत जातिवादी मूल्य से ग्रसित व्यक्ति था, नगरीकरण के कारण धीरे धीरे उसमें आधुनिक मूल्यों का समावेशन होता है, और इस कारण व्यक्ति जो है उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। कहीं ना कहीं नगरों में रहने वाले लोगों की तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये सब में सुधार होता है। इसलिए हम नगरीकरण को सिर्फ आर्थिक परिवर्तन व विकास की प्रक्रिया न माने, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन व मूल्य परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। अगर नगरों में आबादी की प्रतिशतता अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाएं बलवती होंगी, बढ़ेंगी। तो नगरीकरण जो है एक ऐसी सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके कारण दुनिया के अधिकांश देश जो आज अपने को विकसित कर रहे हैं, उनकी आबादी की प्रतिशतता अगर आप देखें तो 60% से अधिक आबादी कहां है, नगरों में निवास करती है। और नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण उनका सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है।
अगर हम भारत की बात करें तो आप देखिए कि आजादी के समय हमारे देश की आबादी का लगभग 17% जो है वो नगरों में रहता था, और वर्तमान में अगर आप देखें तो 35%, यानी पिछले 70 75 80 साल में हमारे देश में नगरीय आबादी की प्रतिशतता बहुत अधिक उसमें वृद्धि नहीं देखी गई। 17 17% के आसपास अगर वहां उस समय था, और वर्तमान में अगर 35%, जस्ट डबल के आसपास है। और अगर इस आंकड़ों के आधार पर देखें तो यद्यपि भारत में विकास बहुत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नगरीय आबादी की प्रतिशतता जितनी होनी चाहिए थी अन्य विकसित देशों की तुलना में, उतना हमारे यहाँ नहीं है। तो आमतौर पर नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति न सिर्फ नगर में आकर निवास करता है, बल्कि उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी रहन सहन, जीवन शैली सभी कुछ धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होती है, और इससे किसी भी समाज का चरणबद्ध तरीके से विकास होता है ना। अगर हम नगरीकरण के संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो नगरीकरण जो है वह ऐसा नहीं है कि वर्तमान में, दुनिया के हर काल में कमोवेश नगरीकरण की प्रक्रिया देखी गई है। जैसे आप पढ़ते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के बारे में इतिहास में, सोचिए कि आज से हजारों साल पहले नगर नियोजन का एक व्यवस्थित इतिहास रहा है जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो कहीं ना कहीं नगरीकरण की प्रक्रिया कोई आधुनिक संकल्पना, आधुनिक प्रक्रिया नहीं है। इतिहास के हर युग में, हर चरण में नगरीकरण की जैसी प्रक्रिया देखी गई है। अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें तो उस समय जो नगरों की स्थापना होती थी वो प्रशासनिक केंद्र के रूप में, शैक्षणिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में या व्यावसायिक केंद्र के रूप में अधिक होते थे। लेकिन जो नगरीकरण, आधुनिक नगरों का विकास अगर आप देखें तो वह औद्योगिक क्रांति के बाद संपन्न जो भी घटना सामने आई उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ है। यानी 18वीं सदी के बाद से दुनिया में आधुनिक नगरों का विकास हुआ है, और दुनिया का सबसे आधुनिकतम नगर जो पुराना है उसमें हम लंदन की बात करते हैं। यानी जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वह कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, हर युग में, हर उम्र, हर समय में किसी कमोबेश देखी गई है। अगर हम भारत की भी बात करें तो आप पढ़ते हैं ना कि मौर्य साम्राज्य के समय में पाटलिपुत्र बड़े नगर थे, उज्जैन, काशी, ये सब कुछ बड़े बड़े नगर थे, तक्षशिला, ये सब भारत में कुछ सांस्कृतिक नगर थे, कुछ प्रशासनिक। जैसे पाटलिपुत्र का जिक्र आते ही कैसा नगर था, वो पाटलिपुत्र जो है वह प्रशासनिक केंद्र के रूप में था, है ना। अगर हम उज्जैन की बात करें, काशी की सांस्कृतिक नगरी, तो भारत में नगरों का विकास जो है वह प्राचीन काल से रहा है। वर्तमान में अगर आप देखें तो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को एक नए स्वरूप में गति मिली है। अंग्रेज आए और वहां यहाँ पर उन्होंने सिस्टमेटिक तरह से नगर नियोजन की रणनीति को अपनाया, और धीरे धीरे भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का आगाज हुआ है चरणबद्ध तरीके से, है ना। तो पहले नोट करिए, है ना, इतना कमेंट लिखता है ना, एकदम कभी रुकता ही नहीं है। लिखो, शांत रह ही नहीं सकता ये बैच। हेडिंग बनाओ, नगरीकरण। देखिए सामान्य तौर पर नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बाई या छोटे नगर से, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बा या छोटे नगरों से जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों, महानगरों की तरफ प्रवशित होता है। अर्थात इस प्रक्रिया में किसी भी नगरीय क्षेत्र की परिधि, जनसंख्या, आकार, अर्थात इस प्रक्रिया में किसी भी नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या, परिधि, आकार में बढ़ोतरी देखी जाती है, देखिए, एक अवधारणा के रूप में नगरीकरण को प्रायः सकारात्मक अवधारणा माना जाता है। एक अवधारणा के रूप में, अवधारणा व प्रक्रिया के रूप में नगरीकरण को सकारात्मक अवधारणा या प्रक्रिया माना जाता है। देखिए, नगरों को विकास के केंद्र या इंजन के रूप में देखा जाता है। नगरों को विकास के केंद्र या इंजन के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में नगरों के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ऐसी स्थिति में नगरों के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। नगरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसर, दशाएं। नगरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसर एवं दशाओं की उपस्थिति बेहतर दशाओं की उपस्थिति के कारण जहां एक तरफ आर्थिक विकास होता है, वहीं दूसरी तरफ नगरों में प्रचलित आधुनिक मूल्यों के कारण व्यक्ति की सोच, मानसिकता, व्यवहार का तरीका परिवर्तित होता है। व्यक्ति की सोच, मानसिकता, है ना, आदि परिवर्तित होती है। पैराग्राफ, नगरों के यदि आर्थिक महत्व की बात की जाए तो 2011 में भारतीय नगरीय आबादी की प्रतिशतता
2011 में भारतीय नगरीय आबादी की प्रतिशतता 31.2% थी, 31.2% थी, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3% भूभाग में रहते थे, परंतु जो भारत के 3% लगभग भूभाग में निवास करते थे, परंतु इस आबादी का देश की जीडीपी में योगदान, परंतु इस आबादी का देश के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 60% से भी अधिक था, 60% से भी अधिक था। देखिए वर्तमान में ब्रैकेट में 2024 में भारत की नगरीय आबादी 35% के आसपास मानी जा रही है। वर्तमान में भारतीय नगरीय आबादी की प्रतिशतता 35% के आसपास मानी जा रही है। देखिए नीति आयोग के शहरी विकास, शहरी नियोजन सुधार, नीति आयोग के शहरी नियोजन सुधार रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रैकेट में 2021 नीति आयोग के शहरी नियोजन सुधार रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी में 63% योगदान नगरीय आबादी का है, नगरीय आबादी का है। भारत की जीडीपी में 63% योगदान नगरीय आबादी का है, जिसके 2030 तक 75% होने के अनुमान हैं, जिसके 2030 तक 75% होने के अनुमान हैं। जैसे जो नीति आयोग है ना, इसका अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म रिपोर्ट आई थी 2021 में। 2021 में इन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका जीडीपी में योगदान 63% है, और एक प्रोजेक्ट किया गया कि 2030 तक में आते आते यह योगदान कितना हो जाएगा, 75% के आसपास हो जाएगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत की नगरीय आबादी की प्रतिशतता बढ़कर कितनी हो जाएगी, 40% के आसपास। ये सब प्रोजेक्शन है ना। नगरीय आबादी की प्रतिशतता 40% के आसपास हो जाएगी। दुनिया के अधिकतर, है ना, दुनिया के अधिकतर विकसित देश में नगरीय आबादी की प्रतिशतता कितनी है, 60% से ज्यादा है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, देखिए नगरीकरण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, नगरीकरण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, और नगरीकरण कोई नवीन प्रघटना नहीं है, अपितु नगरीकरण कोई नवीन प्रघटना नहीं है, अपितु इतिहास के हर युग व काल में कमोबेश नगरीकरण की प्रक्रिया देखी गई है। इतिहास के हर युग व काल में नगरीकरण की प्रक्रिया कमोबेश का मतलब कम या ज्यादा देखी गई है। प्राचीन काल में नगरों की स्थापना, प्राचीन काल में नगरों की स्थापना, प्राचीन काल में नगरों की स्थापना प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक या धार्मिक, बात बराबर ही है, शैक्षणिक व व्यावसायिक केंद्र के रूप में, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक केंद्र के रूप में होती थी। उदाहरण स्वरूप मौर्य साम्राज्य के दौर में पाटलिपुत्र, बस एक दो प्रसंग डाल देना है। उदाहरण स्वरूप मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र नगर प्रशासनिक केंद्र के रूप में, उज्जैन, काशी, मथुरा धार्मिक केंद्र के रूप में आदि। पैराग्राफ चेंज करके देखिए आधुनिक नगरों का इतिहास, आधुनिक नगरों का इतिहास 18वीं सदी के पश्चात, 18वीं सदी के पश्चात औद्योगिक क्रांति जनित परिस्थितियों की देन के रूप में रहा है, औद्योगिक क्रांति जनित परिस्थितियों की देन के रूप में रहा है। औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ। तो नगरीकरण का संक्षिप्त में हमें पूरा इतिहास थोड़ी पढ़ना है, हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको
कोरिलेट करना ही होगा। नगरीकरण का कारण तेजी से आप बताइए, फटाफट पढ़ते आए हो बचपन से लेकर, जनसंख्या, नगरीकरण वगैरह। तो नगरीकरण का कारण पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, दो पार्ट में आप समझ सकते हैं। पुल फैक्टर में क्या क्या होगा बताइए तेजी से, और पुश फैक्टर में क्यों नगरीकरण? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर। सबसे बड़ा कारण क्या है? रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर दशाएं, मनोरंजनात्मक अवसंरचनात्मक विकास, है ना, नगरीय जीवन का आकर्षण, आधुनिक मूल्य की प्रधानता, ये सब क्या है? पुल फैक्टर है, लोगों को खींचते हैं नगरों की तरफ। बहुत सारे कारक क्या है जो नगरों की तरफ ढकेलते हैं? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी बताया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों की तरफ क्यों ढकेल दिया जाता है? कि कृषि का पिछड़ापन के कारण, जनसंख्या की अधिकता के कारण, भूमि पर अतिरिक्त दबाव, कृषि बहुत फायदे का सौदा नहीं, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, ऐसी स्थिति में व्यक्ति भूखा तो नहीं रह सकता। ग्रामीण क्षेत्र, असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ, कुछ क्षेत्रों का विकास कम हुआ, है ना। तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसके पुश फैक्टर, पुल फैक्टर दोनों आप बता सकते हैं, है ना। तो हाँ, तो बस पुल फैक्टर में 4-5 आप सबको पता है तेजी से। रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बेहतर दशाओं की उपस्थिति, नगरीय जीवन का आकर्षण, नगरीय जीवन, आधुनिक जीवन आकर्षण, नगरों में प्रचलित आधुनिक मूल्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधा। बहुत बेसिक बात है ये सब आपने, बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधा, निजता, पुल फैक्टर में प्राइवेसी, निजता व स्वतंत्रता की चाह आदि। पुश फैक्टर में आप बता सकते हैं बहुत सारे, जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या की अधिकता के कारण कारण कृषि भूमि में कमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कमजोर होना में गिरावट, जाति, धर्म, प्रजाति, जेंडर के आधार पर सामाजिक भेदभाव, असमानता आदि। रोजगार के, है ना, अवसरों का अभाव। तो ये सब बता सकते हैं। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर बहुत साधारण है, आप सबको पता है। तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नगरीकरण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। जिनको लिखना एक मिनट देख लो, पता है सब, ये सब तो बहुत। आप पीडब्ल्यू का नोट्स भी बीच बीच में पढ़ लिया करो, है ना, बहुत आधी से ज्यादा चीजें आपको वहां से पता चल जाएगी, क्योंकि ये सब एकदम, है ना, बेसिक बातें हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण की विशेषताएं, नगरीकरण की क्या विशेषताएं? नगरवाद की संस्कृति, है ना, असमानता, अंशिका, असमानता आदि, है ना, ठीक है। नगरीकरण की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता नगर की क्या है? कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, है ना, अनामिकता, एनोनिमिटी, नगरों में एक दूसरे को कोई जान नहीं रहा होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां पर लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन संचालित कर सकते हैं। विषम जातीयता, हेट्रोजेनिटी, अलग अलग जाति, धर्म, प्रजाति, संस्कृति के लोग हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? नगरों में विषम जातीयता है। औपचारिक संबंधों की प्रधानता, अधिकतर काम जो है आपको औपचारिकताएं पर होती है, नगर का एक अलग शिष्टाचार होता है। जनसंख्या सकेंद्रण अधिक, है ना, जनसंख्या की अधिकता, जनघनत्व अधिक। नगरवाद की संस्कृति, लेट नाइट, जगना, चमक धमक, भौतिकवादी, उपभोक्तावादी, मूल्य का अधिक प्रसार, है ना। तो अगर हमसे नगरीकरण की विशेषताएं पूछा जाए तो हम ये सब बता सकते हैं, है ना। हाँ, तकनीकी नवाचार, उद्यमशीलता की भावना, है ना, ये सब अधिक है। नगरीकरण का एक फीचर क्या है कि परिवार के अतिरिक्त आपका नेटवर्क, आपके व्यवसाय के इर्द गिर्द आपका नेटवर्क बन जाता है। जो जिस प्रोफेशन में है उससे अधिक उसका जो है ना, नेटवर्क डेवलप हो जाता है ना। यानी जैसे मान लीजिए कोई आदमी टीचर है, तो नगरीकरण के दौर में पारिवारिक जीवन उसका जो है वो लघु परिवार है, नाविक परिवार है। तो जो उसका नेटवर्क, पारिवारिक नेटवर्क के इतर जो उसका नेटवर्क बनता है वो सेम व्यवसाय से संबंधित। अनामिकता का मतलब होता है एनोनिमिटी, लोग आपको नहीं जान रहे होते। गांव में क्या है, हर व्यक्ति आपका गार्जियन है, कोई ना कोई आपको नहीं जान रहा हो, आपके पिता को जान रहा है, आपके दादाजी को जान रहा है, फला परिवार का ये बच्चा
है ना। नगरों में क्या है, इतना छोटे से क्षेत्र में अलग अलग जाति धर्म समूह के लोग हैं देश के विभिन्न भागों से। तो नगरीकरण की एक फीचर क्या है, एनोनिमिटी जिसको कहते हैं, कोई एक दूसरे को जान नहीं रहा होता। इससे क्या है, स्वतंत्रता निजता आपको अधिक पाई जाती है। जटिल श्रम विभाजन, श्रम की अधिकता की जगह हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे नगरों में आप क्या दिखता है, डॉक्टर है तो डॉक्टरों में कई अलग अलग है, कोई जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई जो है वह गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई पेडियाट्रिक्स है, कोई जो है न्यूरोसर्जन है। यानी वहां पर क्या है कि नगरीकरण की एक विशेषता क्या है कि नगरों में जो है स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकरण पर आधारित जटिल श्रम विभाजन है। हाँ, जो कि मलिन बस्ती भी कह सकते हैं। नगरों में आबादी का एक बड़ा भाग कहाँ रहता है, स्लम्स में रहने को मजबूर है ना। यानी अगर हम कहें कि नगरीय आबादी का प्रतिशतता, जैसे अगर आप देखें तो भारत की कुल नगरीय आबादी का 16-17% तो स्लम्स में रहने को मजबूर है ना। नगरों में आ रहे हैं, पहले पढ़ लो, जितने सवाल आपके हैं सभी बाद में। नगरों में भी भेदभाव है लेकिन वैसा नहीं है जैसा ग्रामीण क्षेत्र। तो नगरीकरण की विशेषता पहला क्या हम लिख सकते हैं, अपरिचितता, अपरिचितता या अनामिकता, एनोनिमिटी। कई लोगों को प्राइवेसी अधिक पसंद होता है। निजता व स्वतंत्रता, गैर कृषि कार्यों में संलग्न, संलग्न का मतलब शामिल, लगा हुआ, आबादी की प्रतिशतता अधिक। औपचारिकता या औपचारिक संबंधों की प्रधानता, विषम जातीयता, हेट्रोजेनेटी। विषम जातीयता का मतलब क्या हुआ कि जाति धर्म प्रजाति आदि के आधार पर विविधता, विविधता अधिक। पहले पॉजिटिव लिखो ना, नेगेटिव आएंगे जब। औपचारिकता यानी औपचारिक संबंधों की प्रधानता। गैर कृषि कार्य में आबादी की ज्यादा किसमें शामिल होती है ना, सेवा विनिर्माण इन सब क्षेत्रों में अधिक, है ना। अंतर जातीय विवाह, इतना नगरों में अंतर जातीय आपको दिखता है। मोहल्ले में एक दिन सर्वे करने निकल जाओ तो बड़ा निराशा होगी, है ना। जिस सोसाइटी में आप रहते हो एक बार घूम लो, है ना। 100 में से आपको 2 4 5 लोग से ज्यादा नहीं मिलेंगे इंटरकास्ट, लिखने में अच्छा लगता है। अनामिकता, अपरिचितता, एक दूसरे को न जानना, है ना, एनोनिमिटी। चलिए एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित विभाजित समाज, जटिल श्रम विभाजन की उपस्थिति, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण पर आधारित कार्यबल, जनसंख्या घनत्व की अधिकता, काफी है। शहरों में अधिक लोग पढ़े लिखे होते हैं इसलिए निजता स्वतंत्रता की बात ज्यादा होती है ना। शहरों की नगरीकरण की विशेषता, इसी से आपको वैज्ञानिक लिख लो और क्लैरिटी आ जाएगी। वैज्ञानिक मनोवृत्ति की उपस्थिति, सभी आदमी व्यस्त है, एक दूसरे की व्यस्तता का लोग सम्मान करते हैं। गांव में क्या है, कहीं जा रहे हो, अरे भैया आओ बैठो चाय पीते हैं, और क्या हो रहा है। गांव घर में यही सब चलता है, समय का महत्व नहीं है। नगरीकरण में क्या है, समय की बहुत, है ना, व्यस्तता भरी दिनचर्या, व्यस्तता भरी दिनचर्या। मैं अब थक गया हूँ स्टालिन भाई, मैं कुछ नहीं कहता, लिखते रहो जितना लिख सको, है ना। जिसको लिखना है लिखते रहो। जो लोग जेन्युइन सवाल पूछते हैं कई बार, चलिए तेजी से देखते हैं। सब बेसिक बातें हैं नगरीकरण में, आपको इन सब बातों को जानना ही जानना है ना। क्योंकि यूपीएससी कहां से किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनाएगा कोई नहीं जानता है। नगरीकरण का कारण, नगरीकरण की विशेषताएं, नगरों के प्रकार, मोटे तौर पर कई आधारों पर हम नगरों को वर्गीकृत करते हैं, है ना। जैसे अलग अलग विभाजन है नगरों का, नगरों के प्रकार, भारत सरकार का विभाजन अलग है ना।
जैसे जो 2011 की जनगणना हुई थी, आधार पर जनगणना में नगरों को 3 प्रकारों में विभाजित, 3 प्रकारों में विभाजित, है ना। पहला, एक ही क्वेश्चन कितना पूछती हो भाई, जिस समय लिखते हो उस समय नहीं पूछते हो क्या। इसमें कौन सा जाति, धर्म, प्रजाति व जेंडर के आधार पर सामाजिक भेदभाव। गांव में रहोगे, जात धर्म के नाम पे लोग आपको तंग करते हैं, फला जाति का ऐसा होगा वैसा होगा, महिलाएं हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसमें ऐसा क्या है, धर्म के नाम पर तो गांव में भेदभाव है, लोग वहां रहना नहीं चाहते उस वातावरण में, तो क्या है, घर से बाहर, वहां से बाहर चले जाते, ऐसी परिस्थिति बना दी है ना। जाति धर्म प्रजाति के आधार पर गांव में भेदभाव अधिक दिखता है ना। आज भी गांव में जातों की प्रधानता है, किस कारण, वहां का माहौल ऐसा है कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना। नगरों के प्रकार, कई आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया गया है ना। जैसे भारत सरकार इसको सेंसस टाउन, जनगणना नगर आप कह सकते हैं, एक वर्गीकरण। दूसरा स्टैट्यूटरी, सांविधिक नगर। तीसरे को आउटग्रोथ, बहिर्केंद्र। सेंसस टाउन ये पहले भी सरकार ने बताई है ना। जनगणना नगर, सेंसस टाउन किसको कहते हैं, तो जो पहले भी नगर की परिभाषा में जिसको आप पढ़ते थे, है ना। जैसे हम सेंसस टाउन 5,000 से अधिक आबादी हो, जहां आबादी का 75% गैर कृषि कार्यों में, संलग्नित, शामिल लिख लो, संलग्नित में कई लोगों को दिक्कत हो जाएगा, कार्यरत लिख लो। जनघनत्व, ये किसका लिख रहे हैं, सेंसस टाउन का, जनगणना नगर। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक हो, जहां स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की कोई ना कोई, जहां स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की कोई ना कोई इकाई कार्यरत हो, इसको कहते हैं सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी किसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी सांविधिक, जिसको केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नगर के रूप में अधिसूचित किया गया हो, नोटिफाई किया गया हो, जहां कोई नगरीय प्रशासन की इकाई हो, है ना, जैसे नगर पंचायत वगैरह, है ना। तो लिखिए, सेंसस टाउन पहला 3 वर्गीकरण है, उसमें पहला है जनगणना नगर, दूसरा है स्टैट्यूटरी सांविधिक और तीसरा है बहिर्केंद्र। सेंसस टाउन किसको कहते हैं, तो इसमें ये फीचर्स हैं, ग्रामीण स्वशासन की कोई ना कोई छोटी सी, जैसे ग्राम सभा वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा हो। आगे चलिए, सांविधिक नगर लिखिए, सांविधिक नगर से आशय, सांविधिक नगर से आशय वैसे नगर से है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नगर के रूप में नोटिफाई, अधिसूचित किया गया हो, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नगर के रूप में अधिसूचित किया गया हो, तथा जहां कोई भी देखिए, जहां कोई भी नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाई कार्यरत हो, जहां कोई भी नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाई कार्यरत हो। और तीसरा क्या है, बहिर्केंद्र। देखिए, बहिर्केंद्र से आशय, बहिर्केंद्र से आशय वैसे कस्बाई क्षेत्र से है जो गांव की तरह हैं, परंतु वहां, जो गांव की तरह हैं परंतु वहां नगरीय सुविधाओं व प्रभाव, नगरीय सुविधाओं व प्रभाव देखे जाते हैं। अब देखो, ये तो सरकार ने वर्गीकरण किया, कई और वर्गीकरण का आधार है ना। जैसे हम
जैसे आप सैटेलाइट टाउन कहते हैं, सैटेलाइट टाउन है ना, किसको कहते हैं? उपग्रह नगर, जो किसी बड़े नगर के समीप है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली है मुख्य नगर और उसके समीप में, जैसे गुड़गांव कह सकते हैं, नोएडा कह सकते हैं, गाजियाबाद कह सकते हैं, सब क्या सैटेलाइट टाउन, जो बड़े नगर के परिधि पर निकट है ना, किसी बड़े नगर के समीप स्थित है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, पहले कहा जाता था 10 लाख से अधिक आबादी वाले, समय के साथ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता गया। आज महानगरों में करोड़ से अधिक आबादी दिखती है आपको। अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार जो हाउसिंग अलाउंस अपने कर्मचारियों को देती है ना, हाउसिंग रेंट अलाउंस, उसके लिए भी नगरों का वर्गीकरण है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6, अलग अलग, कई बार ए से लेकर जेड तक में क्लासिफाई, अलग अलग वर्गीकरण है ना। तो मोटे तौर पर आपको जानना है, जो सबसे ज्यादा वर्गीकरण चलता है वो ये 3 जो हमने बताया आपको, है ना। टियर 1, टियर 2 के बारे में भी संक्षिप्त में आप समझ सकते हैं। जैसे नगरों का वर्गीकरण, हालांकि ये वर्गीकरण अभी उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है उससे बहुत अधिक जो है ना, नगरों का प्रकार आरबीआई द्वारा एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस के लिए कैटेगराइज इसको किया गया। टियर 1, अब देखो ये उतना प्रासंगिक नहीं है, जो इसमें आंकड़े हैं उसमें उससे अधिक आबादी तो गांव के बड़े बड़े गांव में है। टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, जैसे टियर 1 के अंतर्गत 1 लाख से अधिक, है ना, 100,000 कह सकते हो, उससे अधिक आबादी वाले नगर। अब ये उतना आपको लगता है आज गांव के कस्बा में 1 लाख से अधिक आबादी होती है, ये सब नगरों का प्रकार आउटडेटेड है, पहले का है ना। पहले जब बड़े बड़े महानगर को बताने के लिए हम टियर 1 का, है ना, वर्गीकरण करते थे। टियर 2 जहां आबादी कितनी है, तो 99,999 से लेकर 50,000 तक, इसको टियर 2 वर्गीकरण में। टियर 3 जहां 49,999 से लेकर 20,000। अब ये सब आपको लगता है कि 20,000 वगैरह आज के समय में गांव की आबादी, ये सब आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी जानने के लिए 19,999 से 10,000 और 9,999 से 5,000, और टियर 6 तो आप सेंसस टाउन के रूप में समझते ही हैं, है ना, यहां 5,000, 4,999 से। टियर 1 में जितने बड़े नगर हैं भारत के, सभी टियर 1 में आते हैं, है ना, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, है ना, इन सबको तुम कर देना यादव जी, शिवम यादव, तुम कर देना, दांत बहुत निपोड़ते हो, है ना, कमेंट बाजों में नए नए तुम शामिल हुए हो पिछले 7-8 क्लास में, है ना, अच्छी बात, बहुत प्रगति कर रहे हो। जो सरकार का वर्गीकरण है वो ये है। अब ये वर्गीकरण आपको लगता है आउटडेटेड है। जैसे आप देखिए टियर 2 का मतलब क्या था, जो नए नए नगर डेवलप हो रहे थे, जैसे पटना, अहमदाबाद, पुणे, ये सब पहले महानगर टियर 1 में बड़े बड़े नगर थे। अब टियर 2 सिटी जैसे जयपुर, जोधपुर, गोरखपुर, ये सब टियर 2 में आ रहे हैं। तो टियर 1, टियर 2 का क्लासिफिकेशन आउटडेटेड है, इसको समझने में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि आप, है ना, समझ सकते हैं। चलते हैं सीधे नगरीकरण के प्रकार। अब टियर 2 का मतलब जो नए महानगर के रूप में डेवलप हो रहे हैं, है ना, जैसे हम पटना को टियर 2 में रख सकते हैं, है ना, इंदौर, रायपुर, है ना, जयपुर, ये सब क्या है, नए बड़े नगर। तो यही पूछा था टियर 2 के राइज से कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति, है ना, क्योंकि टियर 1 की कैपेसिटी फुल अप हो चुकी है, बहुत वहां लिमिटेड स्कोप बचा है ना। चलिए नगरीकरण के प्रकार देखते हैं, सीधे आते हैं नगरीकरण के प्रकार। एक हेडिंग बना लीजिए। पहला इसमें ओवर अर्बनाइजेशन, तेजी से देखिए क्या है, अति नगरीकरण, अति नगरीकरण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, सब एक साथ देख ले। किसी भी नगर में उपलब्ध क्षमता, है ना, जो भी क्षमता है संसाधन की है, वहां पे उपलब्ध आवास की है, पेयजल की है, बिजली है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, हर नगर की एक क्षमता होती है। किसी भी नगर की के पास उपलब्ध क्षमता की अनुपात में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण, ये क्या कहलाता है, अति नगरीकरण यानी ओवर अर्बनाइजेशन। और भारत के अधिकतर महानगर आज ओवर अर्बनाइजेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप देखिए भारत में कुल नगरीय आबादी की प्रतिशत अगर 2011 के डेटा को ही ऑथेंटिक सोर्स माने
तो आप सोचिए कि 31.2% भारत की आबादी जो है, और उस समय जो है भारत की आबादी 121 करोड़ के आसपास थी, और 121 का अगर आप 31% निकालेंगे तो लगभग 38 करोड़ के आसपास आबादी कहां रह रही थी? नगरों में। इन 38 करोड़ का भी 60% कहां निवास कर रही थी? जो भारत के गिने चुने बड़े 30-35 नगरों महानगरों में ही केंद्रित है ना। यानी भारत के टीयर 1 टीयर 2 लिखना नहीं है, कोई रेलेवेंट नहीं है निधि यादव, समझ लो। पहले 1 लाख से अधिक वाले जितने भी महानगर है उसको टीयर 1 में रखा गया, टीयर 2 में 1 लाख से लेकर 50,000, टीयर 3 में 49,999 से 20,000, टीयर 4 में 19,999 से 10,000, ऐसे क्लास। ये आउटडेटेड है ना। टीयर 1 टीयर 2 का मतलब खाली आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझो। टीयर 1 मतलब आज भारत के जितने बड़े महानगर हैं, है ना, मेट्रोपॉलिटन प्लस महानगर। टीयर 2 में जो नए डेवलप हुए हैं वो भी महानगर उसमें से बहुत अधिक है ना। तो जो अतिनगरीकरण है, अतिनगरीकरण के कारण समस्याएं बहुत ज्यादा विकराल हो रही है। 38 करोड़ आबादी भारत की नगरीय आबादी थी 2011 में। इस नगरीय आबादी का 60% से भी अधिक गिने चुने 30-35 नगरों में निवास करते हैं। उदाहरण के रूप में आप अगर वर्तमान में 35% आबादी की बात करें, और अगर हम 145 को ही राउंड फिगर मान लें, तो लगभग जो है हमारे यहाँ वह कितनी आबादी, हमारी नगरीय आबादी की कितनी हो जाएगी? अगर 145 का निकाल लो आप 35%, तो लगभग जो है वह आपको 55-60 करोड़ के बीच में आएगा। सोचो कि हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा, नगरीय आबादी की प्रतिशतता जो है वह हमारे यहाँ बढ़ी है ना, 50 प्लस करोड़ प्लस मान के चले आप। उसमें से अगर आप दिल्ली के आबादी की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में दिल्ली है। मुंबई की बात करें तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। सोचिए कि ये 2 भारत के बड़े महानगर में अगर आप देखें तो लगभग जो है वह 5.5 करोड़ से अधिक आबादी सिर्फ 2 नगर में है। अगर भारत की आबादी 50 करोड़ प्लस भी जाए तो आप सोचो कि भारत के 2 शहर में ही 10% पॉपुलेशन आ गई। और यहाँ जो है बहुत सारे नगर जो है ना, हाँ, पटना की आबादी 10 लाख है, कहां सोए हुए हो। जितने टीयर 2 हैं सभी 25 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं मोटे तौर पर, है ना। टीयर 2 सिटीज में हम इन्हीं सबको लेते हैं। कौन? जैसे पटना, रायपुर, जोधपुर, इंदौर, है ना, ये सब टीयर 2 सिटीज हैं, जहां पर आबादी मिनिमम 25 लाख है, मैक्सिमम का तो छोड़ दे करोड़ टच कर रही है, 72-80 लाख तक आबादी वाले शहर है। तो जो अतिनगरीकरण है, अतिनगरीकरण के कारण जितने भी नगरीकरण के कारण है वो सभी यहां आ जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक कारण आएंगे, अगर हम नगरीकरण के जितने कारण पढ़े हैं हमने सभी यहां आएंगे, क्योंकि नगरीकरण का ही तो एक प्रकार है अतिनगरीकरण। कुछ स्पेसिफिक कारण क्या बता सकते हैं अतिनगरीकरण का, अगर कुछ अलग से बताना हो? जैसे हम क्या कह सकते हैं, असंतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति के कारण हमारे यहाँ कुछ नगरों पर अधिक दबाव पड़ रहा है। नियोजित नगरीय विकास की रणनीति के अभाव के कारण नगरों को हम डेवलप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आजादी के बाद भारत में प्लांट सिटीज कितने बने, है ना, कितने बने हैं? बहुत लिमिटेड। तो अतिनगरीकरण क्या है, नोट करिए, लिखिए। टीयर 6 और 5 इस बार प्री में जरूर पूछेगा, है ना, यूपीएससी पूछेगा, 3 सवाल पूछेगा। टीयर 5 में कौन कितनी आबादी आएगी, टीयर 6 में, टीयर 4 में, पूछ लेगा। रिसर्च कर लो उस पर, गूगल कर लो, मिल जाएगा उत्तर। लिखिए अतिनगरीकरण के बारे में संक्षेप में। देखिए नगरीकरण का एक ऐसा प्रकार, नगरीकरण का ऐसा प्रकार जिसमें किसी भी नगर में उपलब्ध संसाधनों, क्षमताओं, किसी भी नगर में उपलब्ध संसाधनों, क्षमताओं, सुविधाओं के अनुपात में अत्यधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हो जाए, अत्यधिक जनसंख्या का संकेंद्रण या अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाए। अर्थात किसी भी नगर में उपलब्ध, है ना, अर्थात किसी भी नगर में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन तंत्र, बुनियादी सुविधा यथा बिजली, पानी, सड़कें, आवास आदि की तुलना में यदि जनसंख्या की अत्यधिक उपस्थिति हो जाए, जनसंख्या की अत्यधिक उपस्थिति हो जाए तो यह अतिनगरीकरण कहलाती है। देखिए भारत के अधिकांश नगर अतिनगरीकरण जनित प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, अतिनगरीकरण जनित प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में नगरीय आबादी का 60% से अधिक, उदाहरण स्वरूप नगरीय आबादी का 60% से अधिक देश के गिने चुने 30-35 नगरों, महानगरों में केंद्रित है। देश के गिने चुने 30-35 नगरों, महानगरों आदि में केंद्रित है। अब अतिनगरीकरण के कारण, जितने भी नगरीकरण के कारण है बच्चों, सभी वही हो जाएगा, तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2-4 स्पेसिफिक अतिनगरीकरण में पहला लिख सकते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति का अभाव। कुछ राज्यों का डेवलपमेंट अधिक हो गया, कुछ राज्यों का डेवलपमेंट कम रहा, ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली क्या होगा, जनसंख्या का
उन राज्यों के नगरों तक नियोजित नगर विकास की रणनीति का अभाव। तो अन्य जितने कारण वहां पर आपने लिखे थे, पुल फैक्टर सभी हो जाएगा, है ना। जनसंख्या की अधिकता वगैरह जो वहां लिख रहे थे वो सभी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अति नगरीकरण के दुष्परिणाम अलग अलग तीनों का देख लेते हैं, जैसे कि हमें नगरीकरण का अलग से प्रभाव लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो अति नगरीकरण का प्रभाव सकारात्मक तो हो नहीं सकता। अधिकतर अति नगरीकरण का प्रभाव, अति नगरीकरण अवधारणा के रूप में सकारात्मक कम है ना, नकारात्मक अधिक है। अति नगरीकरण का प्रभाव, पहला लिखिए, नगरीय उत्पादकता में गिरावट। नगरीय प्रदूषण में वृद्धि। संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं, सेवाओं का संकट। है ना। नगरीय निर्धनता, नगरीय निर्धनता, यहीं से एक प्रश्न को पूछा है। नगरीय निर्धनता में वृद्धि, आवास की संकट के कारण, आवास की समस्या के कारण आबादी का बड़ा भाग स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स में रहने को विवश। महंगाई में वृद्धि, नगरीय क्षेत्र में अपराध की संस्कृति हावी, गरीबी की संस्कृति। तो ये सब आप बता सकते हैं अति नगरीकरण का, है ना। अब जैसे देखो, एक सवाल क्या कह रहा है कि क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। इस प्रश्न का उत्तर, ज्यादातर प्रश्न का उत्तर लोग सही ही मानेंगे, है ना, कि प्रश्न में जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही है ना। और बहुत हद तक सच्चाई भी है कि हमारे यहाँ नगरीकरण जो हो रहा है, महानगरों में जो शहरीकरण है, बेसिकली वो कैसा नगरीकरण का प्रारूप है, अति नगरीकरण है। तो महानगरों में आज आवश्यकता से अधिक अगर जनसंख्या पहुंच रही है तो महानगरों की उत्पादकता कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर लेबर की रिक्वायरमेंट हो वहां 10 लाख और पहुंच जाए 50 लाख, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लेबर वेज गिरता है। आवास की समस्या, मलिन बस्ती में। दूसरा, नगरीय महंगाई बढ़ेगी और उसके अनुपात में रोजगार, आर्थिक आय उसकी नहीं बढ़ी, तो ऐसी स्थिति में जो आबादी का बड़ा भाग नगरों की तरफ प्रवेशित हो रहा है, उसके जीवन निर्वाह को लेकर संकट, है ना। यानी जो नगरीकरण, तो अति नगरीकरण के दुष्परिणाम नहीं बता रहे, तो क्या बता रहे थे अभी। जो नगरीय आबादी की प्रतिशतता है, अधिकतर उसमें कौन लोग इजाफा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रवेशित होती है, अधिकतर कैसी आबादी प्रवेशित होती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, आप बताइए, कुशल, अर्धकुशल या अकुशल, अधिकतर कौन आबादी प्रवेशित होती है, माइग्रेट होती है। हमारे यहाँ गांव से लोग क्या जाते हैं, गांव से डिग्री आईटीआई की लेकर डिग्री लेकर जाते हैं शहरों में। अधिकतर हमारे यहाँ गांव से कौन लोग प्रवेशित हो रहे हैं, जो कृषि मजदूर हैं, अनस्किल्ड हैं या थोड़ा बहुत सेमी स्किल्ड। ऐसी स्थिति में नगर में स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण, श्रम का विशिष्टीकरण आधारित श्रमिक की मांग है, जिनके पास इंग्लिश, जिनको आता हो, लैंग्वेज आता हो, पढ़ना लिखना आता हो थोड़ा बहुत, है ना। तो जो हमारे यहाँ कुशल लेबर बहुत कम जाते हैं, अर्धकुशल और अकुशल ज्यादा जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगर में उनको कितनी कमाई हो जाती है, 10 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम लोग। और नगर की में रहन सहन का स्तर, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अधिक है। तो जो गांव से आबादी का बड़ा चंक जाता है वो कहां रह जाता है, महानगरों में। वो अलगावित, आइसोलेटेड हो जाता है, झुग्गी बस्तियों में रहने को विवश है। और कभी नगरीय प्रदूषण के कारण कोई महामारी आ गई, है ना, ऐसी स्थिति में महामारी अगर आ गई तो जो भी कमाई, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो निर्धन पहले से था वो नगरीय निर्धनता को बढ़ाएगा और समस्या। तो आज दोनों तरह से कई लोग नगरों में जाकर रोजगार कमा रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है ना। तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना, और अगर ऐसा नहीं कि सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी ही हो रही है, अधिकांशतः जो प्रवासन हो रहा है उसमें अकुशल आबादी, नगरीय आबादी की अधिक संख्या है। और ऐसी स्थिति में वो नगरों में कहां रह रहे हैं, आइसोलेटेड, उनकी अलग कॉलोनी है श्रमिकों की, है ना, स्लम्स में, है ना। चलिए, अति नगरीकरण के यही सारे क्या है, प्रभाव है। और प्रभाव कैसे, अति नगरीकरण अवधारणा के रूप में ही नकारात्मक है, तो इसके सकारात्मक प्रभाव हो नहीं सकते। नगरीय उत्पादकता इससे गिरती है, नगरीय प्रदूषण में वृद्धि होती है, नगरीय निर्धनता में वृद्धि होती है, नगरीय क्षेत्र में अपराध में बढ़ोतरी होती है ना। चलिए, अतः उपनगरीकरण, सब अर्बनाइजेशन, उपनगरीकरण, सब अर्बनाइजेशन, जैसे किसी भी नगर का प्रसार जो अपने भौगोलिक, अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ होता है, उसको व्यक्त करने वाली प्रक्रिया उपनगरीकरण कहलाती है। यानी नगर कल तक यहां था, लेकिन नगर में अति नगरीकरण जनित समस्या के निदान के लिए कल तक नगर का परिधि यहां था, लेकिन नगर का फैलाव कहां होता है, अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ। यानी उपनगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी नगर की परिधीय क्षमता, फैलाव होता है अधिक, किसी भी नगर का फैलाव अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ होता है।
इससे बहुत कुछ सकारात्मक भी देखा जाता है और कुछ हद तक नकारात्मक भी है। यानी भी किसी भी नगर का अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ फैलाव या नगर के प्रभाव में वृद्धि को बताने वाली प्रक्रिया क्या है? उपनगरीकरण है ना। और उपनगरीकरण के कारण बहुत सारी समस्या जो नगर के मुख्य भाग में थी उनमें कमी भी आती है। जैसे मान लीजिए कि कल तक नगर का विकास इतना ही था, आवास का संकट था, महंगाई थी, प्रदूषण था, बेहतर जीवन की दशाओं गुणवत्ताओं का अभाव था। ऐसी स्थिति में नगर का धीरे धीरे फैलाव कहां हो गया? अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ, है ना। तो इससे क्या होता है, कई बार परिधि पर स्थित क्षेत्र के में सैटेलाइट टाउन बन जाते हैं, उपग्रह नगर, सबर्ब, उपनगर जिसको आप कहते हैं। तो किसी भी नगर के भौगोलिक क्षेत्र में परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ प्रसार, नगर के जो भी प्रभाव है उस क्षेत्र का विस्तार अगर नगर के परिधि स्थित क्षेत्र की हो तो उसे हम कहते हैं उपनगरीकरण, है ना। और उपनगरीकरण के कारण जितनी भी समस्याएं नगरी अति नगरीकरण की थी, बहुत हद तक उसका क्या होता है? समाधान हो जाता है। कल तक जैसे मान लीजिए यहां पर निवास का संकट था, आज लोग परिधि पर आ जाते हैं, सस्ता मकान मिल जाता है। आज परिधि पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है, रियल एस्टेट का राइज हो जाता है, क्योंकि जमीन जो है अब शहर के मुख्य भाग में तो जमीन है नहीं, तो शहर का फैलाव कहां होगा? तो कहीं ना कहीं परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ। तो ऐसी स्थिति में आज आप देखेंगे कि अधिकांश महानगरों के परिधि पर, है ना, जो परिधि पर स्थित क्षेत्र में आज नगर का विकास क्या है? अत्यधिक होता जा रहा है। और इस कारण जो है नगर का एक तरफ आर्थिक विकास भी हो रहा है, दूसरी स्थिति नगर में अधिकतर लोग क्या हो रहे हैं? समायोजित हो पा रहे हैं। जैसे मान लो नगर के मुख्य भाग में आबादी कितना रह सकती थी? 1 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन नगर में अति नगरीकरण के कारण 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग आ गए। तो नगर का अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ प्रसार होता है और उपनगरीकरण को गति प्रदान करने के लिए कुछ चीजें कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अगर नगर के परिधि पर स्थित कृषि योग्य भूमि है तभी तो नगर का फैलाव होगा। अगर नगर 3 तरफ से 2 तरफ से समुद्र से घिरा है तो फिर उपनगरीकरण की प्रक्रिया को बल ही नहीं मिलेगा, है ना। यानी उपनगरीकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी क्या है कि नगर की परिधि पर कृषि योग्य भूमि की उपस्थिति हो। दूसरा कनेक्टिविटी, है ना, बेटर कनेक्टिविटी हो, तभी लोग नगर की परिधि पर होंगे, है ना। तो चाहे मेट्रो हो, चाहे बेटर कनेक्टिविटी हो रोड के जरिए या अन्य जो भी महानगरीय सेवा है। तो परिधि पर रियल एस्टेट सेक्टर का राइज आपने अधिकतर शहरों में देखा होगा कि उपनगरीकरण के कारण नगर के परिधि पर स्थित क्षेत्र में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अधिक आ जाती है ना। जैसे आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये सब डेवलप क्यों इतने ज्यादा हो गए? दिल्ली पर लोड को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर का कंसेप्ट लाया गया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, है ना, कहीं ना कहीं डेवलप किया गया ताकि दिल्ली पर अतिरिक्त बोझ क्या हो? कम है ना। तो जो नगर है इसको हम सैटेलाइट टाउन भी कह सकते हैं, सबर्ब भी कह सकते हैं, कि दिल्ली पर आवश्यकता से अधिक लोड बढ़े नहीं, इसके लिए गुड़गांव को डेवलप कर दिया गया, फरीदाबाद को डेवलप कर दिया गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को डेवलप कर दिया गया, ताकि क्या हो कि दिल्ली पर जो है भार में कमी आए। अगर किसी भी नगर पर अत्यधिक भार होगा तो इसमें नगरों में समस्याएं क्या होंगी? विकराल हो जाएंगी, है ना। समझ गई महोदय आप? तो उपनगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी नगर की अपने परिधि परिस्थित क्षेत्र की तरफ प्रसार होता है। इससे अच्छाइयां भी आप देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा, है ना, बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी यहां बढ़ेगा, इस एरिया का राइज होगा, है ना, इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन समस्या भी होगी, कालांतर में जो समस्याएं नगर के मुख्य भाग में थी धीरे धीरे क्या होगी? परिधि परिस्थित क्षेत्र की तरफ चली जाएगी। नोट करिए उपनगरीकरण, है ना, उपनगरीकरण। देखिए देखिए उपनगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उपनगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी नगर का अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ जिसमें किसी नगरीय क्षेत्र का अपने परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ भौगोलिक विस्तार एवं प्रभाव में विस्तार होता है। परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ भौगोलिक विस्तार एवं प्रभाव में विस्तार होता है। उपनगरीकरण के कारण उपनगरीकरण के कारण अति नगरीकरण जनित समस्याओं का समाधान बहुत हद तक संभव हो पाता है। अति नगरीकरण जनित समस्याओं का समाधान बहुत हद तक हो पाता है। इससे जहां एक तरफ नगर के परिधीय क्षेत्र में इससे जहां एक तरफ नगर के परिधीय क्षेत्र में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बल मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हर आय वर्ग के लोगों को अपना जीवन संचालित करने में मदद मिलती है। उपनगरीकरण के विस्तार हेतु उपनगरीकरण के लिए निम्न कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, देखिए, नगर के परिधीय क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, बेहतर कनेक्टिविटी,
रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्र एवं शॉपिंग मॉल आदि की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की उपस्थिति। जैसे आप देख सकते हैं नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंशन है ना, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा का इतना राइज क्यों हुआ पिछले 20 सालों में? अगर आप देखें कहां कल तक यह खेत हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कि पिछले 10-15 सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा का पूरा राइज। उसके पीछे आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, इन सब का एक बड़ा योगदान है। तो हम क्या लिख सकते हैं? और तो लिखिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सेवा, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों का उदय। आज आप देखिए एनसीआर का कंसेप्ट लाया गया है ना। और एनसीआर के कंसेप्ट में क्या किया गया? पूरा दिल्ली को, दिल्ली से 70-80-100 किलोमीटर के रेडियस तक कनेक्टिविटी, रैपिड रेल, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको। तो जो उपनगरीकरण, हालांकि इतने बड़े क्षेत्र के लिए नहीं होता, उपनगरीकरण नगर के आसपास के क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका एक एक्सटेंशन के रूप में आप समझ सकते हैं। अब उपनगरीकरण के कारण समस्याएं क्या होंगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे? जितनी समस्या नगर के मुख्य भूभाग में थी, कालांतर में वो किधर शिफ्ट हो जाएगी? परिधि पर। कल तक नगर के मुख्य भूभाग में जमीन महंगी थी, परिधि पर सस्ता था, लेकिन जब परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ लोग आएंगे तो क्या होगा? कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो जाएगा, वहां भी महंगाई बढ़ेगी। जो समस्या नगर के मुख्य केंद्र में थी, कालांतर में वो समस्या कहां चली जाएंगी? वह नगर के परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ। तो उपनगरीकरण अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधारणा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी कुछ हो सकते हैं। नोट करिए उपनगरीकरण के दुष्परिणाम। कृषि योग्य भूमि का क्षरण, नगरों की परिधि पर स्थित क्षेत्रों में रियल एस्टेट, भूमाफिया आदि का उदय। और कालांतर में जितनी समस्या मुख्य भाग में थी वो धीरे धीरे कहां चली जाएगी? वो परिधि पर स्थित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो जो उपनगरीकरण के दुष्परिणाम में हम ये सब दिखा सकते हैं कि जो भी कल तक नगर के मुख्य भूभाग में प्रदूषण था, वहां भी धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ जाएगा। यहाँ अपराध था, वहां भी अपराध क्या है? बढ़ेगा, है ना। तो ये सब आप बता सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। जेन्युइन डाउट है तो 1-2 मिनट पूछिए, वरना गुड नाइट, जाइए आराम करिए। कल इसका रिमेनिंग पार्ट खत्म हो जाएगा और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शिवम यादव सुधर जाओ बेटा, है ना, नहीं तो सोशल जस्टिस क्लास तो नहीं करने देंगे, बिना कमेंट के ही करोगे, है ना। तो ज्यादा कर रहे हो तुम लोग, है ना। भूमाफिया जो जमीन खरीद के उसका कई गुना दामों पर बेचते हैं, फर्जी जमीन वगैरह वगैरह। नगरीकरण खत्म करके क्षेत्रवाद में कल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। भूमि का क्षरण, खेतीबाड़ी होता था, अब सत्यानाश हो गया, उस जमीन में कंक्रीट के जंगल आ गए, है ना। एग्जाम देने से 1 साल पहले हरमीत सिंह। उपनगरों का विस्तार क्यों हो रहा है? नगर पर दबाव को कम करने के लिए, है ना। भूमाफिया जो भूमि का गलत तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, कागज रहे नहीं, झूठ मूठ का, पैसे के दम पर, पावर के दम पर जमीन किसानों से जबरन खरीद लेते हैं। चाहे पार्ट उसको तेजी से देख लेंगे, है ना। स्टार्ट करेंगे कल क्षेत्रवाद।